हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 से हिस्ट्री का जो आपका थर्ड चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। 2025-26 सेशन की न्यू वीडियो है और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप इंस्टा पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, ठीक है। और इंस्टा पे कनेक्ट होने के लिए आप इस अकाउंट को मैसेज करें। और अगर आपको क्विज़ खेलने हैं या आपको डिटेल नोट्स चाहिए और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com को सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। नोमैडिक एम्पायर्स में दो वर्ड हैं, एक तो नोमैडिक और दूसरा वर्ड है एम्पायर्स। तो वर्ड नोमैडिक का मतलब क्या होता है और एम्पायर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नोमैड्स का मतलब होता है वेंडरिंग पीपल। वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाले, और पीपल का मतलब होता है लोग जो कि लिव्ड इन फैमिली ग्रुप्स, जो कि फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली और अपने ग्रुप्स के साथ में रहते हैं। ऐसा अलग थलग नहीं रहते, अकेले में साथ चलते हैं। और बहुत ही सिंपल सी इनकी इकॉनमी है, यानी कि इनका जो गुजारा होता है वो बहुत ही सिंपली पेस्टोरल एक्टिविटीज से होता है। कहने का मतलब है जानवरों को ये लोग पालते हैं और बहुत ही बेसिक सा इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप कह सकते हो कि इनकी अपनी ट्राइब्स होती हैं, कबीले होते हैं। और ये जो ट्राइब्स होती हैं इन्हीं का कोई एक चीफ होता है, हर ट्राइब का अपना एक अलग चीफ होता है, ठीक है। तो ये तो मतलब हो गया नोमैड का, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब अगला वर्ड है एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है एक फिक्स्ड टेरिटरी। सपोज ये कोई एक एरिया है, यहाँ का एक किंग है और ये पूरा एरिया फिक्स है कि भाई इसकी टेरिटरी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एक एम्पायर हो जाएगा। और उसका एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब है वहाँ प्रॉपर ऑफिसर्स होंगे, वहाँ सारा काम होता होगा, सब कुछ लोग वगैरह सब होंगे वहाँ पे, है ना। गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे, सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो ये होता है एम्पायर। तो अब आपको एक वर्ड नोमैडिक और एक वर्ड एम्पायर, दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नोमैडिक एम्पायर, अब क्या ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा, यानी कि सुनने में अजीब नहीं लग रहा कि नोमैडिक भी हैं और एम्पायर भी हैं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नोमैड्स तो वो होते हैं जो इधर उधर भटकते हैं और एम्पायर तो वो होता है जो फिक्स टेरिटरी होती है। तो ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसको हम समझेंगे इस चैप्टर में बहुत डिटेल से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोमैडिक सोसाइटीज क्या होती हैं, तभी आप एम्पायर को समझ पाओगे। तो नोमैड्स जो थे, इधर उधर घूमने वाले लोग, वो मंगोलिया के हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मंगोलिया, और इनकी सिंपल सी इकॉनमी है। और बिल्कुल आप ये, मैं आपको बता के चलूं कि चाइना उसी के आसपास के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो अग्रेरियन इकॉनमी था। और ये जो नोमैडिक लोग होते हैं इनकी इकॉनमी बहुत ही सिंपल है। ये लोग बेचारे पेस्टोरल थे, ये एक जगह सेटल्ड नहीं थे। चाइना वाले लोग सेटल्ड थे, ठीक है। बट दे वर नॉट आइसोलेटेड। मैं आपको बताऊं, ये लोग आइसोलेटेड नहीं थे। ये चाइना और मंगोलिया के लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, इनका ट्रेड वगैरह होता था और एक दूसरे से ये सीखते भी थे, ठीक है। द मंगोल एम्पायर, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो नोमैडिक वर्ड है ये मंगोल्स के लिए यूज हुआ है। मंगोल्स ही नोमैड्स हैं, ठीक है। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? जो वेंडरिंग लोग होते हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इन्हीं ने अपना एम्पायर खड़ा किया। यही हमारा पूरा चैप्टर हमें समझाएगा। तो इनका लीडर कौन था भाई? मंगोल्स का जो लीडर है वो है चंगेज खान, ठीक है। और चंगेज खान जो था उसके अंडर मंगोल्स का जो पूरा ट्रेडिशन है वो स्टेपी कस्टम्स के अकॉर्डिंग था। स्टेपी क्या है? घास के मैदान होते हैं, ठीक है। और मंगोलिया में जो कस्टम्स चलते थे उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपने वो सब ट्रेडिशंस वगैरह को फॉलो करते थे। और चंगेज खान ने एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री सिस्टम बनाया, बहुत खतरनाक, बहुत डिसिप्लिन मिलिट्री इसने तैयार करी अपनी। डेवलप्ड अ सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम, इसका गवर्नेंस का सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही था। आप मान के चलो कि बहुत बेस्ट था, बहुत सही कंट्रोल था इसका अपनी गवर्नेंस पे। तो इससे हुआ क्या, जब ये नोमैडिक एम्पायर बना तो पूरा का पूरा जो यूरेशिया है, ठीक है, एशिया, यूरोप का जो पूरा एरिया हो गया, रशिया का कुछ एरिया होगा यूरेशिया वाला, ये रशिया की इस साइड वाला,
तो ये पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म कर दिया इन मंगोल्स ने, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग थे, इनके आसपास भी कोई नहीं था, और इन्होंने पूरी मंगोल सोसाइटी को बदल दिया चंगेज खान ने। और इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। आज भी मंगोलिया में जो चंगेज खान है उसको बहुत ही तगड़ा, मतलब आप मान के चलो कि हीरो माना जाता है। देखो ये पूरा मंगोल एम्पायर है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जहां जहां तक आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा मंगोल एम्पायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये जो मंगोल्स का लीडर है चंगेज खान, इसका राइज कैसे हुआ ये आपको समझाता हूँ कि भाई आखिर ये चंगेज खान बना कैसे, ये पहले क्या था, और ये चंगेज खान नाम का मतलब क्या होता है। तो देखो 13वीं सेंचुरी की बात है, सेंट्रल एशिया के स्टेपीज वाले एरिया में, भाई घास के मैदान में जहाँ पेस्टोरल कम्युनिटीज रहती थी, वहां पे एक नाम सुनाई पड़ा, वो था चंगेज खान। इस बंदे ने सभी मंगोल्स ट्राइब्स को यूनाइटेड किया, सभी को एकजुट किया, और उसके बाद उसका विजन क्या था कि सिर्फ एक ट्राइबल लीडर नहीं बनना था उसको, कि अपनी अपनी ट्राइब का बस वो नेता बन गया और हो गया, नो, उसको यूनिवर्सल रूलर बनना था। चंगेज खान वांटेड टू रूल द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। ठीक है, तो चंगेज खान ने अपनी कैंपेन्स स्टार्ट करी, यानी कि धीरे धीरे प्लानिंग करके अटैक करना, एनेक्स करना इसने स्टार्ट किया, और सभी मंगोल ट्राइब्स को इसने कंसोलिडेट किया, मीन सभी को जोड़ा, सभी को इकट्ठा किया इसने। ठीक है, यूनिटी बनाई, और नॉर्थ चाइना, ट्रांस ऑक्सियाना, अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, रशियन स्टेपीज, ये पूरे एरियाज तक मंगोल एम्पायर का स्प्रेड हो गया, मंगोल्स पूरी दूर दूर तक फैल गए। और उसकी डेथ के बाद ये एक्सपेंशन रुका नहीं, उसकी डेथ के बाद भी जो उसके बेटे थे, जो उसके पोते थे, उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा, ये चीज चलती रही। ठीक है, ये रुकी नहीं। अब इसके जो ग्रैंडसन हुए, इसके जो पोते हुए, जैसे कि एक का नाम है मोंगके, 1251 से लेके 1260 तक इसका टाइम है, तो उसने चंगेज खान को सन ऑफ हेवन कह दिया। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे जो दादाजी हैं वो तो सीधा स्वर्ग से आए थे, ठीक है, वो तो डिवाइन है। और जो फ्रांस का किंग था लुई नाइन्थ, उसको वार्निंग दे दी कि मंगोल्स की बात को ओबे करो, मानो, अगर नहीं मानोगे तो डिस्ट्रक्शन को फेस करो, सिंपल सी बात है। एक और ग्रैंडसन है बाटू, 1236 से लेकर 1241 तक इसका टाइम है। इसने रशिया को इन्वेड करा, मॉस्को तक जो उसकी कैपिटल है आज की डेट में, पोलैंड और हंगरी को कॉन्कर किया, कब्जा किया, और वियना तक पहुंचा, और पूरे यूरोप को टेरिफाई करके रख दिया, मींस डरा के रख दिया। मतलब यूरोप वाले भी डर गए कि भाई ये कौन आया है। ठीक है, अब ये मंगोल्स लोग थे कौन आपको ये भी पता होना चाहिए। ये कोई एक जगह के लोग नहीं है, ये डाइवर्स कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, कोई ततर ट्राइब से है, कोई खितन ट्राइब से है, कोई मंचूस ट्राइब से है, कोई तुर्किक ट्राइब से है। तो कहने का मतलब है ये अलग अलग ट्राइब के लोग मिलकर जहां पर रहे वही मंगोलिया बन गया, और इन्हीं को मंगोल्स कहा जाता है। ये मंगोल्स दो तरीके के ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो घोड़े पालते हैं, शीप्स पालते हैं, कैटल पालते हैं, गोट्स और कैमल्स को पालते हैं, इनको पेस्टोरलिस्ट कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो जानवरों को पालते हैं। दूसरे मंगोल्स वो लोग हैं जो हंटर गैदरर्स हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, साइबेरियन फॉरेस्ट वगैरह में, और वहां से वो क्या करेंगे, वो भाई जानवरों को हंट करेंगे, है ना, फिर उसको उसका ट्रेड करेंगे कुछ ना कुछ, उसके मीट वगैरह का, उसका फर वगैरह का। अब मैं आपको मंगोलिया की ज्योग्राफी समझाता हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के आसपास सब कुछ कैसा सीन है। तो मंगोलिया सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है आज की डेट में, चारों तरफ से सराउंडेड है, मतलब चारों तो नहीं, वेस्ट साइड से सराउंडेड है अल्ताई माउंटेन से, और साउथ में गोबी डेजर्ट है, और ओनोन और सेलेंगा रिवर है इसके नॉर्थ में। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। ठीक है, माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, सब कुछ है। और मंगोलिया का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है, हार्श विंटर्स यहाँ पे रहते हैं, और समर्स जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, ठंड ज़्यादा होती है, ये आप मान के चलो मंगोलिया में। और यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस नहीं है, यानी कि कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं है। यहाँ पे लोग टेंट लगा के रहते हैं, जिनको गर्स कहा जाता है। इन टेंटों को देखो, आप ये टेंट देख पा रहे हो, ये टेंटों को घर कहा जाता है, इसी में ये लोग रहते हैं, और ये मूव करते रहते हैं सीजनली।
और ये फार्मिंग वगैरह नहीं करते, ये फार्मिंग वगैरह ज्यादा नहीं करते, ये चीज आप मान के चलो। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, तो अगर मैं आपको बताऊं सोसाइटी तो इनकी पैट्रीलिनियल है। पैट्रीलिनियल सोसाइटी का मतलब होता है जहां पर पापा की ज्यादा चलती है, फादर ही सब कुछ है। अगर वो उसकी डेथ होती है तो अगला जो सक्सेसर है वो उसका बेटा होगा, फिर आगे उसका बेटा होगा और आगे उसका बेटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पैट्रीलिनी चलती है। जो अमीर फैमिलीज होती हैं, जो रिचर फैमिलीज होती हैं, वो और ज़्यादा एनिमल्स हैं उनके पास, और ज़्यादा लैंड है, उनके फॉलोवर्स भी ज़्यादा हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। ओके, तो जो रिचर फैमिलीज हैं, कहने का मतलब है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मानी जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कभी ड्रॉट पड़ जाता है यानी कि सूखा, कभी विंटर बहुत हार्श हो जाते हैं, तो इसकी वजह से पेस्चर्स जो एरिया होते हैं जहाँ जानवर चरते हैं वहाँ अक्सर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है। और क्योंकि ये लोगों के पास जब खाने को नहीं होगा तो ये लोग क्या करते हैं, रेड मारते हैं, आसपास जाएंगे, अटैक कर लेंगे। नोमैड्स वर्सेस अग्रेरियन सोसाइटीज, ये हमारा अगला टॉपिक है। अग्रेरियन वो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर पे विश्वास रखते हैं, एक जगह सेटल्ड लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। तो नोमैड्स एंड सेटल्ड पीपल वर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, दोनों का काम अलग अलग है। नोमैड्स भटकते हैं, एग्रेरियन टिकते हैं, लेकिन स्टिल ये आपस में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मंगोल्स लोग चाइना के साथ ट्रेड करते हैं और चाइना की इकोनॉमी अग्रेरियन है। तो नोमैड्स क्या करते हैं, अपने घोड़े, अपने जानवरों के फर और गेम वगैरह देते हैं, ठीक है, ये देते हैं, और चाइना से अनाज लेते हैं क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आयरन के टूल्स, ये सब चीज़ें वो वापसी लेते हैं। कभी कभी ये रिलेशनशिप टेंस भी हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई जो ट्रेड है उसको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी मिलिट्री प्रेशर या फिर प्लंडर, किसी पे जबरदस्ती अटैक कर देना, किसी के उसमें जाके भाई रेड मार देना, तो ये सारी चीज़ें भी सही नहीं होती हैं, ठीक है, ये सब हो जाता है समटाइम्स। तो जब मंगोल्स वीक थे तो चाइना ने अच्छा खासा उनको डोमिनेट किया, और जब मंगोल्स यूनाइटेड हो गए तो चाइना को खुद अपनी लाज बचानी पड़ी, अपने आप को चाइना बचाता फिर रहे जब मंगोल्स पावरफुल हुए। कैसे? देखो, जब लगातार नोमैडिक लोगों ने रेड मारी, लगातार नोमैडिक लोगों ने चाइना पे अटैक करा, तो इससे हुआ क्या, चाइना ने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए। और इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊं, 3rd सेंचुरी बीसी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि मंगोल्स लोग सीधा आके यहाँ अटैक ना करें। ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, बहुत लंबी चौड़ी है, आप अगर इसको दूर दूर तक देख पाओ तो ये पूरी फोर्टिफिकेशन है जस्ट टू डिफेंड चाइना फ्रॉम मंगोल्स। चंगेज खान का करियर अब मैं आपको समझाने वाला हूं इस टॉपिक में, और आप इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, इसकी अर्ली लाइफ जानिए। चंगेज खान का शुरुआती जीवन कैसा था? 1162 में इसका जन्म हुआ, नियर ओनोन रिवर, मंगोलिया के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनके बचपन का नाम था तेमुजिन। इनके फादर का नाम था येसुजेई, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है सन ऑफ येसुजेई। और ये चीफ्टेन थे कियात क्लैन के। इसका मतलब होता है एक जो ट्राइब का क्लैन होता है उसका एक चीफ होता है, इसी को हम कहते हैं एक ट्राइबल चीफ, ठीक है। फादर का मर्डर हो गया था और मर्डर की वजह से जो फैमिली है वो मुसीबतों में फंस गई। अब कम एज में अगर आपके फादर की डेथ हो जाती है तो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, लेकिन सोचो तेमुजिन खुद छोटा सा बालक है तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे संभालता, बहुत परेशान हो गया। और इतने स्ट्रगल फेस करे, एक बारी तो इसको खुद किसी ने किडनैप कर लिया तेमुजिन को। तेमुजिन कौन है? हमारा हीरो चैप्टर का चंगेज खान, उसको ही कैप्चर करके स्लेव बना दिया, नौकर बना दिया। उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया, पर भाई किसी तरीके से वो लड़ भिड़ कर अपनी वाइफ को तो छुड़ाकर वापस ले आया, ठीक है। अब आगे देखो, अब जो चंगेज खान है उसने कुछ फ्रेंड्स वगैरह बनाए, कुछ अलायंसेस वगैरह भी बनाए, तो बहुत ही अच्छे खासे दोस्त भी इसके रहे हैं। वो अलग बात है, बाद में उन्हीं से इसकी लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई हैं, पर आपको जानना तो पड़ेगा ना दोस्त कौन है। तो बहुत ही अच्छा दोस्त है इसका भोगुरचू, इसका सबसे पहला अलाई था, ये सबसे पहला दोस्त था, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड इसका जीवन भर का, जिसका नाम है भोगुरचू।
फिर है जमूका। जमूका इसका ब्लड ब्रदर, ये खुद को इसको मानता था। अंडा कहा जाता है ब्लड ब्रदर, यानी कि खून का भाई, खून का रिश्ता। जब कोई बहुत क्लोज होता है हमारे तो हम कहते हैं ये मेरा खून का भाई है, ठीक है। और बाद में यही जमूका इसका एनिमी बन गया। फिर क्या है, ओंग खान। पहले इसके रिश्ते इसके सही थे, बाद में खराब हो गए थे, पर बाद में इन्होंने फिर रिवाइव किया अपना अलायंस, ओंग खान और चेंगिस खान ने, ठीक है। इसके फादर के ही अलाई थे पहले ये, ओंग खान जी। अब देखो राइज टू पावर। अब इसके पास, चेंगिस खान के पास पावर कहां से आई है, आप इसको समझो। 1180 से लेकर 1190 के बीच में बहुत लड़ाइयां लड़ी इसने ओंग खान के साथ, और डिफीटेड एनिमीज, अपने दुश्मनों को हरा कर आया। कहने का मतलब है जो लड़ाई लड़ी उसमें जीता। बाद में ओंग खान भी हारा, और इसके अलावा जो उसके फादर के किलर्स थे चंगिस खान ने उनको भी हराया। केरियट्स जो ट्राइब है उसको भी हराया, नेमन्स ट्राइब्स को भी हराया, और फाइनली जमूका अपने फ्रेंड को भी इसने हराया 1206 में। धीरे 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 इसने हराते 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 एक ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट एनीवन। तो बहुत बड़ी एक असेंबली हुई 1206 में, जिसको कुरिलताई कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनके बीच में तेमुजीन खड़ा है, और इसी असेंबली में ये डिसाइड हुआ कि ये ग्रेट खान है, ये चेंगिस खान है, ये ओशियनिक रूलर है, इसका रूल पूरे के पूरे ओशियंस के ऊपर होगा, इसका रूल पूरे यूनिवर्स के ऊपर होगा। तो ये सभी लोगों ने मान लिया यही हमारा चीफ है। अब मैं आपको बताऊं, इसने मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया। इसके आने से पहले मिलिट्री बहुत ही वीक थी, हर कोई अपने ट्राइब के लिए लड़ता था, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता था, ठीक है। इसने क्या करा, जस्ट बिफोर 1206 रीऑर्गेनाइज्ड मंगोल्स इनटू अ डिसिप्लिन्ड मिलिट्री मशीन। इसने सभी मंगोल्स को यूनाइटेड किया, सभी को डिसिप्लिन में रखा और एक साथ जोड़ा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मिलिट्री मशीन तैयार कर दी इसने, वो भी डिसिप्लिन वाली। तो चेंगिस खान यूनिटी यानी कि एकता, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी कि एकदम अनुशासन, और लॉयल्टी यानी कि आप लॉयल रहो मेरे लिए, इस पे ज़्यादा विश्वास करता था। और इसी से मंगोल्स लोगों ने अपने आगे के जितने भी क्वेंक्वेस्ट करे, जिन लोगों पे भी इन्होंने अटैक करा, ये हर जगह पर लगभग जीत के आ रहे थे, ठीक है। ये हारे बहुत कम है, ये याद रखना। चाइना में इन्होंने क्या करा था, चाइना उस टाइम पे 3 किंगडम में डिवाइडेड था। चाइना बहुत बड़ा था और 3 किंगडम थे चाइना में। सबसे पहले था सीसिया, नॉर्थ वेस्ट चाइना, तिब्बतन ओरिजिन का ये पूरा किंगडम है। 1209 में इसको हरा दिया। जुरचेन या चिन डायनेस्टी नॉर्थ चाइना की, ठीक है। इस टाइम पे 1213 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रीच किया इन लोगों ने। पैकिंग नाम से एरिया था, उसको कैप्चर करा 1215 में। लंबी लड़ाई चली 1234 तक। तो ये लड़ाई थी एक। तो तीसरी डायनेस्टी है सुंग डायनेस्टी, साउथ चाइना की, ठीक है। स्टिल इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग चेंगिस खान्स लाइफ, यानी कि आप मान के चलो ये डायनेस्टी वाले लोग थोड़े पावरफुल थे, लेकिन 1216 तक आते आते इसने इनसे भी लड़ाई लड़ी। तो ये चाइना के किसी भी इंसान को छोड़ना नहीं चाहता था, ये सभी से अपने लेवल पे टक्कर ले रहा था। मंगोल एक्सपेंशन इनटू सेंट्रल एशिया, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ये ईस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा फोकस था चाइना वगैरह पर। 1218 से 1221 के बीच इसने सेंट्रल एशिया की तरफ कदम रखे। डिफीट ऑफ कारा खिताई 1218, ये क्या है, मंगोल्स लोगों ने कारा खिताई जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना के रूलर्स थे, तियान शान माउंटेन्स पे रहते थे, इन लोगों को हराया, इनको डिफीट करा। मंगोल डोमिनेशन नाउ स्ट्रेच टू द अमू दरिया रिवर, अमू दरिया नदी के पास तक ये लोग डोमिनेट करते 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 पहुंच गए, वहां तक इनका एरिया हो गया, डोमिनियन इनका हो गया पूरा। सो इससे क्या है, अब ये लोग थोड़ा ही दूर थे ट्रांसोक्सियाना और ख्वारिज्म से, काइंड ऑफ ये सेंट्रल एशिया तक आ चुके हैं, उज्बेकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। तो पहले ये चाइना की तरफ थे, होते 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 अब ये सेंट्रल एशिया की तरफ आ रहे हैं लड़ते लड़ते, ठीक है। अब ख्वारिज्म जो उज्बेकिस्तान के अंदर है, वहां भी इसके लड़ाई झगड़े हुए। सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज्म यानी कि सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज्म का जो था, उससे भी इसकी लड़ाई हुई। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई क्या, कि इसने मंगोल्स को एग्जीक्यूट कर दिया, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी मंगोल्स को छेड़ के।
चंगेज खान को जब पता चला, उसने सोचा ये मेरी पर्सनल इंसल्ट है, तो उसने इस आदमी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर डाली। वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने कैसे एग्जीक्यूट किया? कैंपेन हुए 1219 से लेकर 1221, लगभग 2 साल तक मंगोल्स ने बहुत मैसिव इन्वेजन किया। बड़ी बड़ी सिटीज को कैप्चर कर लिया गया। उत्तरार, बुखारा, समरकंद, बाल्ख, गुरगंज, मेर, निशापुर, हैरत, ये सारी जगहें जो बड़ी बड़ी थी वो कैप्चर हो गई। और जिन जिन सिटीज ने सरेंडर किया, थोड़ा सा उस पर चलो बख्श दिया, जाओ मौज करो। सिटीज जो रिजिस्ट कर रही हैं उनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि कोई मतलब ही नहीं है भाई आपके तो रहने का, आपको तो पूरा डिस्ट्रॉय करूंगा मैं। निशापुर नाम से एक सिटी है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा था। जब ये पूरा एरिया सीज किया जा रहा था तो मंगोल प्रिंस को एक बारी मार दिया गया। इसी लड़ाई झगड़े में एक मंगोल्स का प्रिंस मर गया। बदला लेने के लिए चंगेज खान ने बोला निशापुर में मेरा एक प्रिंस मारा है, मैं पूरा निशापुर मारूंगा। और उसने पूरे के पूरे सिटी को खंडर में बदल दिया और कैट्स और डॉग्स तक को नहीं छोड़ा। निशापुर के कुत्ते बिल्ली तक को भी मरवा डाला उसने कि मेरे प्रिंस को कैसे मारा, मैं आप सभी को मारूंगा। अब मंगोल्स लोगों का और भी एक्सपेंशन हुआ, मींस और मंगोल एम्पायर बड़ा हुआ। मिलिट्री अचीवमेंट्स भी हैं इनकी कुछ, कि लाइक इन्होंने अपनी मिलिट्री लेवल पे क्या क्या अचीव करा है, ये आपको पता होना चाहिए। परसुएट ऑफ सुल्तान मोहम्मद। हुआ क्या, मंगोल्स लोगों ने सुल्तान मोहम्मद जो था ख्वारिज्म का, उसका पीछा किया और वो मंगोल्स अजरबैजान घुस गए। रशियन फोर्सेस को हरा दिया क्रीमिया में, कैस्पियन सी को पूरा घेर लिया। और एक और मंगोल आर्मी मोहम्मद के बेटे जलालुद्दीन को फॉलो करते करते अफगानिस्तान और सिंध तक पहुंच गई। और इंडस रिवर पे चंगेज खान ने नॉर्थ इंडिया और असम को भी इन्वेड करने की कोशिश करी, पर वो बेचारा कर नहीं पाया क्योंकि अपने साइड का एनवायरनमेंट गर्म होता है, गर्मी पड़ती है, तो वो यहां से चला गया। ठीक है। अब गेंगिस खान या चंगेज खान जो है, इसकी डेथ कैसे हुई? 1227 में अपनी ज़्यादातर लाइफ का हिस्सा इसने मिलिट्री कैंपेन्स में बिताया था। अब यहाँ इसकी डेथ हो जाती है और इसने इतना बड़ा एम्पायर पीछे छोड़ा, इतना बड़ा एम्पायर इसने पीछे छोड़ा अपने टाइम का। भाई मान के चलो चाइना, सेंट्रल एशिया, लड़ता लड़ता बंदा यूरोप तक पहुंच गया। तो ये छोटा एम्पायर थोड़ी था, इतना बड़ा एम्पायर था। मिलिट्री जीनियस ऑफ चंगेज खान, देखो उसकी जो सक्सेस है वो उसकी इनोवेशन और अडेप्शन की वजह से आई है, अडेप्टेशन की वजह से, कि वो नई नई चीज़ों को इनोवेट कर रहा है, नए नए आइडियाज़ ला रहा है। कैसे? हॉर्स राइडिंग मास्टरी। जो ये लोग स्टेपीज में रहते थे वो ज़्यादातर हर्डर्स थे, शेपर्ड्स थे, घोड़े चलाते थे, तो उनको पता है कि घोड़ा तेजी से कैसे चलाना है। और घोड़े पर आर्चरी भी ये लोग करना जानते थे पीछे से बैठ के, क्योंकि ये हंटिंग वगैरह भी करते थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दो तरीके के मंगोल्स हैं, एक वो हैं जो हंटिंग वगैरह भी करते हैं और एक वो लोग हैं जो जानवर वगैरह पालते हैं। ठीक है, दो ही तरीके के लोग हैं। लाइट एंड मोबाइल कैलरी, इनकी जो कैलरी है यानी कि जो इनकी आर्मी है वो बहुत फटाफट पहुंचती थी, बहुत क्विक फास्ट एक्शन, ऊपर नीचे पहाड़ जैसे भी हो, वेदर, बहुत क्लेवर थे भाई वो लोग। पैकेज ज़्यादा लेके नहीं जाते थे। एग्जाम्पल के लिए विंटर के जो इनके कैंपेन्स होते थे उसमें ये जमे हुए जो रिवर्स होते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, रिवर जमा हो जाता है, पूरा जम जाता है ना बर्फ़ से, तो उसको ये लोग हाईवे की तरह यूज़ करते थे, फटाफट उसके ऊपर भाग के जाते थे। और सीज वॉरफेयर इनोवेशंस, ये जगहों को सीज करना सीख गए, पूरी तरीके से घेर के सीज कर लो और क्विकली वहाँ पे नेफ्ता बमबारी करो, बॉम्ब फेंको, लिक्विड फेंको और उसको आग लगा दो, फ्लेमेबल लिक्विड। इंजीनियर्स ने इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बनाए जो बहुत हल्के थे, जो आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो। द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान, मैं आपको बताऊं चंगेज खान के जाने के बाद मंगोल्स का क्या हुआ, ये इसके लिए दो फेजेस आपको समझने पड़ेंगे। पहला फेज है 1236 से 1242 तक का, इसमें मंगोल्स ने रशियन स्टेपीज तक थोड़ा और आगे बढ़ गए, वो बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी, ठीक है, पोलैंड वगैरह तक वो पहुंच गए, हंगरी तक, मींस यूरोप वगैरह में अभी लोग एंटर करने लग रहे हैं। सेकंड जो इनका फेज था 1255 से 1300 का, इसमें इन्होंने पूरा चाइना कॉन्कर कर लिया 1279 में, ईरान, इराक, सीरिया कॉन्कर कर लिया। इसके बाद
फ्रंटियर्स जो थे जितने भी, उसमें स्टेबिलिटी आई। मतलब लास्ट ये यहाँ जाके रुके, उसके बाद स्टेबिलिटी आई, वरना ये रुकने को तैयार नहीं थे भाई। अब देखो क्या होता है, लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन। 1260 से क्या हुआ, बाद में मंगोल्स वियना तक पहुंचे यूरोप में, और इजिप्ट को धमकाने लग रहे हैं। इजिप्ट को धमकाना कोई छोटी बात नहीं थी उस टाइम पे, पर इनका एक्सपेंशन धीरे हो गया क्योंकि ये हंगरी में हारे बाद में, और इजिप्टियन फोर्सेस से भी ये लोग हारे, जिनको मामलुक कहा जाता है। ये इजिप्ट के थे, इन्होंने इनको हराया। रीजन क्या है हारने का? जब आपके घर में आपके भाइयों की आपस में नहीं बनती तो आपको कोई भी हरा के जा सकता है। तो इनकी इंटरनल राइवलरी थी जोची और ओगोदेई। ये कौन है? ये चंगेज खान के डिसेंडेंट्स हैं। इनकी एक तो ये ग्रुप हो गया, और एक तोलुइद ब्रांच, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, दोनों डिसेंडेंट चंगेज खान के ही हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रगल ये है कि कौन ग्रेट खान बनेगा अगला। समझ रहे हो? सारी पावर कौन लेना चाहेगा? अब ये तो वही लेगा ना भाई जिसके पास पावर होगी। अब क्या है, शिफ्ट ऑफ फोकस टू चाइना। मोंगके जो था, तोलोई का बच्चा था, इसने जो अपनी कैंपेन्स थे वो ईरान में चला रहा था 1250 तक। बाद में इसने अपना फोकस पूरा चाइना पर ला दिया, उस साइड को छोड़कर इस साइड पे आ गया इसका फोकस। अब इससे क्या होगा, वेस्ट पे ज़्यादा आर्मी बचेगी नहीं, ठीक है, ट्रूप्स रहेंगे नहीं, तो हार गए इजिप्ट में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे इनके, जोची तोलुइद, ठीक है, इन्हें आपस में लड़ रहे हैं। यह समझ लो दोनों डिसेंडेंट चंगेज खान के ही हैं, पर आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही यूरोप के जो इनके कैंपेन्स थे, जो अच्छे खासे जाने चाहिए थे, वो अच्छे खासे नहीं गए। अब चाइना में ये कैसे अंदर घुसते हैं, अब ये आपको समझना है इस टॉपिक के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। तो वेस्टर्न साइड पे चाहे कितना भी सेटबैक मिल रहा है, मंगोल्स लोग ईस्ट में बहुत सक्सेसफुल थे। चाइना पूरी तरीके से रीयूनाइटेड हो चुका था मंगोल्स के टाइम पे, और ये सबसे बड़ी सक्सेस थी। मंगोल्स ने अगर कोई पूरी टेरिटरी जीती है, पूरा का पूरा एरिया, तो वो चाइना है। चाइना पूरा इन्होंने जीत लिया था। सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल्स, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखो मिलिट्री सिस्टम का तो कुछ ऐसा है कि जो भी एडल्ट है आपके पूरे उसमें मंगोल्स में, वो एक तो आएगा सोल्जर बनेगा, और आर्मी होगी मल्टी एथनिक, यानी कि एक ग्रुप के लोग नहीं है इसमें, इसमें अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं। इसमें तुर्किक लोग भी हैं, उइगर भी हैं, केरियत भी हैं, ये सब ट्राइब्स हैं। अलग अलग ट्राइब्स जोड़कर एक यूनाइटेड जो है अपने को मिलिट्री बनानी है। तो चंगेज खान ने क्या करा है, रीऑर्गेनाइजेशन किया है। इसका गोल क्या था कि जो पुराना ट्राइबल लॉयल्टी वाला सिस्टम है वो खत्म करो। कैसे? मान लो ट्राइब 1, ट्राइब 2, ट्राइब 3, जी मैं तो इस ट्राइब का हूँ इसी के लिए काम करूंगा, मैं तो इस ट्राइब का हूँ इसी के लिए काम करूंगा, मैं तो इसी ट्राइब के लिए लॉयल हूँ। तो क्या कभी भी एक यूनाइटेड एम्पायर ये लोग बना पाएंगे? नेवर। अगर यही सारे लोग कनेक्ट हो जाएं और ये लॉयल्टी सिर्फ चंगेज खान के लिए रखे, तो चंगेज खान कितना पावरफुल हो जाएगा भाई, होगा। और इसने डेसिमल सिस्टम को भी अपनाया है, यानी कि इसने एक ऐसी यूनिट बनाई है, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर क्या है, इसने जो ट्राइब्स वगैरह थी ना, उसको छोड़ छाड़ के एक यूनाइटेड, सबको साथ जोड़कर न्यू यूनिट्स बनाई। अगर आप एक यूनिट को छोड़कर बाहर जा रहे हो बिना परमिशन के, तो आपको बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिल सकती है, बहुत हार्श। और इससे क्या है, अब सोल्जर्स की नई आइडेंटिटी है कि वो लोग कौन है, मंगोल्स हैं। पहले वो क्या थे, ट्राइबल सोल्जर्स थे, कोई आइडेंटिटी यूनाइटेड नहीं थी। अब उनकी एक आइडेंटिटी है और वो मंगोल्स हैं, सिर्फ ट्राइब के मेंबर नहीं है वो। ठीक है, अब देखो लीडरशिप एंड हायरार्की का टॉपिक है। तो जो आर्मी है और जो पूरा एम्पायर है, उसको कौन रूल करता था? उसको चंगेज खान ही संभालता था। 4 बेटे थे चंगेज खान के, और इसके कुछ कमांडर थे जो बहुत लॉयल थे इसके लिए। इनके कमांडर्स को नोयन कहा जाता था। नोयन मीन्स कमांडर्स। अब हुआ क्या, जो चंगेज खान के बहुत क्लोज लोग होते हैं उसको वो अंडा कहता है, यानी कि ब्लड ब्रदर्स, भाई जैसे। और नौकर यानी कि लॉयल फॉलोवर्स, जो बहुत ही लॉयल है उसके लिए, जो वो कहेगा उसके लिए वो काम करेंगे। फिर क्या है, एक नई एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुछ बड़े लोगों का एक ग्रुप राइज करता है यहाँ पे, जो एक ट्राइब के लिए काम नहीं कर रहा था, जो चंगेज खान के लिए काम कर रहा था, ये आप मान के चलो। ठीक है, अब हुआ क्या, जो ये पूरा अपना एम्पायर है, ठीक है, इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, उलूस सिस्टम।
क्या हुआ, चेंगिस खान ने अपने चारों बेटों के बीच में जो वो जमीन है उसका बंटवारा करा कि भाई तुझे ये दूंगा, तुझे ये दूंगा और तुझे ये दूंगा। मैंने बताया 4 बेटे थे। जोची है जो, उसको रशियन स्टेपीज वाला एरिया दिया गया। रशिया में जो खेत वगैरह या वो आप कह सकते हो घास के मैदान वगैरह थे, वो एरिया इसको मिला। एक्सटेंट अनडिफाइंड, ये नहीं है कि कहाँ तक है, जहां जहां तक उसके घोड़े घूम सकते हैं वहां वहां तक वो एरिया इसका है। फिर चगताई जो उसका दूसरा बेटा, उसको ट्रांस ओक्सियाना और नॉर्थ ऑफ पामीर माउंटेन्स ये वाला एरिया मिला। फिर ओगोदेई जो उसका बेटा था वो ग्रेट खान बना अगला, और कराकोरम जो कैपिटल थी मंगोल्स की वो इसको मिली। तोलोई जो इसका चौथा बेटा है उसको मंगोलिया मिला जो इसके बाप दादाओं की जमीन थी। उलूस यहाँ पे एक वर्ड आया है, उसका मतलब होता है एक ऐसी टेरिटरी जो फिक्स नहीं है। ये है पर फिक्स नहीं है कहाँ तक है, पर है जरूर पर फिक्स नहीं है। तो ये इनका फैमिली ट्री है। आप ध्यान से देखो, ये चंगेज खान है, 4 बेटे हैं इसके, जोची, चगताई, ओगोदेई, ठीक है, और तोलोई। तो सिंपल सी बात है, ये सारी बातें हैं। ये सारे जो इसके बच्चे हैं ना वो बोरटे के हैं, याद रखना। वैसे तो इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर एक मेन जो पत्नी थी वो बोरटे थी जिसके 4 बच्चे हैं। कलेक्टिव रूल एंड डिसीजन मेकिंग, होता क्या था कि जो लड़के हैं उनको रूल तो करने दिया जाता था, हाँ भाई आप गवर्न करो, पर अंडर ग्रेट खान, जो ग्रेट खान होगा उसके अंडर ही आप रहोगे, अपना अलग से डिसीजन नहीं लोगे। तो फिर से कुर्तलाई होती है। कुर्तलाई क्या है मैंने पीछे भी बताया था, एक असेंबली होती है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे। तो ये लोग कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं कि भाई कैसे कैंपेन आगे चलानी है, ये जो अटैक करना है कितना, कहाँ, किस पे करना है, ठीक है, और पेस्चर लैंड किसको कितना देना है, और सक्सेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं कि भाई आगे थ्रोन किसको मिलेगा, प्रॉपर्टी कितनी किसको मिलेगी, ये सारी बातें हैं, ये इस मीटिंग में डिसाइड की जाती थी। गवर्नेंस, इम्पैक्ट एंड इकोनॉमी अंडर द मंगोल्स, अभी हमारा अगला टॉपिक है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को समझेंगे, यानी कि अगर आपको कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब पता है तो वो ये है कि अपनी बात को आप दूसरे तक रखते हो, ठीक है, तो वो आप कितनी तेजी से रख रहे हो, यही आपका सिस्टम है कम्युनिकेशन सिस्टम। इट्स लाइक इंटरनेट, है ना। तो चंगेज खान ने याम करके एक कुरियर सिस्टम बनाया था, याम। तो इस कुरियर सिस्टम में क्या था, एक पोस्टल और इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह था ये। कोई भी चीज़ भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है तो तुरंत आप उसको भेज सकते हो। ये कैसे काम करता है, जो राइडर लोग होंगे वो मैसेजेस लेकर जाएंगे, घोड़े होंगे और सारी सप्लाईज होंगी, वो स्टेशंस बनाए जाएंगे, ठीक है, पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से। तो हर जगह पे घोड़े खड़े होंगे, आप मैसेज यहाँ तक जाओगे इसको दोगे, फिर ये यहाँ तक जाएगा इसको देगा, ऐसे ही ये पूरा चलेगा। तो ये सिस्टम है पूरा जो इसका था। तो इससे न्यूज़ जितनी भी है वो फटाफट हजारों किलोमीटर तक भी तुरंत पहुंच जाती थी। अब ये चीज़ों, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, इसको चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा फंड से, जिसको कहा जाता है कुबकुर फंड। कुबकुर क्या होता है, 1/10 होता है, आप अपने जानवरों का 1/10 हिस्सा दे दो, है ना, घोड़ा वोड़ा किसी को दे दो, इसमें वो हो गया। फायदा क्या होगा भाई, दूर दूर के जो प्रोविंसेस हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, चाइना, ईरान, रशिया तक, और एम्पायर भी कनेक्टेड लगेगा, है ना, इतना बड़ा एम्पायर है तो वो एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकता है जो ये इनका कुरियर सिस्टम है। तो यूरोप के ट्रेवलर्स तो बहुत अमेज थे, हैरान थे कि ये इतनी तेज और इतना एफिशिएंट सिस्टम बना। तो बना कैसे, अर्ली इम्पैक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वर्ड पीपल सफर्ड हैवीली। जिन जिन लोगों के ऊपर ये अपना कब्जा करता था उन लोगों को ये तंग करता था बहुत। सिटीज तोड़ दी पूरी, जितना भी एग्रीकल्चर का एरिया था वो सारा इसने खत्म कर दिया। ट्रेड और क्राफ्ट बिल्कुल डिसरप्ट हो गया, जब लड़ाई झगड़े चलेंगे कौन ट्रेड करने जाएगा। थाउजेंड्स और थाउजेंड लोगों को मारा गया और नौकर वगैरह बनाया गया। पैक्स मंगोलिका, इसका मतलब होता है कि जो ये मंगोल्स थे एक टाइम पे माना जाता है डेस्ट्रॉयर हैं, पर थोड़े टाइम बाद ये सुधर गए। इन्होंने क्या करा, ये लड़ाई झगड़ा वगैरह करना बंद कर दिया और पीस की तरफ गए। पैक्स मंगोलिका का मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़े इन्होंने कम कर दिए और पीस की तरफ ये लोग गए। इसी को हम कहते हैं
पैक्स मंगोलिका। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो सिल्क रूट था वो वापस से फ्लरिश हो गया। सिल्क रूट बेसिकली एक ऐसा रास्ता, यूरोप से होता हुआ, सेंट्रल एशिया से होता हुआ, चाइना तक पहुंचता हुआ, ये रास्ता वापस से ठीक हो गया और मर्चेंट्स और ट्रैवलर लोगों को सेफ रास्ता मिला। ठीक है, सेफ पासिस मिले कि वो हाँ भाई वो सेफ्टी से अपना जा सकते हैं। ट्रेडर लोग जो होते थे, जब वो वहां से ट्रेड करने जाते थे तो वो एक टैक्स दिया करते थे जिसको बज कहा जाता है। बज का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसा टैक्स दे रहे हो, अगर वो टैक्स दोगे तो आप सेफ हो, है ना, आपका सामान सेफ है, आप जाओ। तो रूट्स जो हैं एक्सटेंडेड बियॉन्ड चाइना इनटू मंगोलिया एंड कराकोरम। तो ये रूट्स बढ़ते बढ़ते चाइना से लेके मंगोलिया से लेके पूरा रूट ये बड़ा हो गया ट्रेडर्स वगैरह का, और इसका रिजल्ट ये निकला कि यूरोप, मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारा का सारा एरिया कनेक्ट हो गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो जब एरिया कनेक्ट होगा तो वहाँ के लोग भी आएंगे, यहाँ के लोग भी आएंगे, तो क्या होगा कि कल्चरल एक्सचेंज होगा, आपस में लोग अपना लैंग्वेज में बात करेंगे। चौथा है चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स पीजेंट्स एंड फार्मर्स। तो माना जाता है जो मंगोल्स होते थे वो फार्मर्स वगैरह को लेके ना ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते थे। उनको लगता था कि बस जो पेस्टोरलिज्म वाले लोग होते हैं वही अच्छे होते हैं। तो अर्ली डेज की बात करूं तो मंगोल्स को फार्मर्स यूजलेस लगते थे और वो उनको मार देना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इनकी ज़मीनों को पेस्चर्स बना दिया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कुबिलाई खान था, जो चंगेज खान का पोता था, उसने साउथ चाइना को पूरा अनेक्स कर लिया। सोंग डायनेस्टी जब वहां पे थी, पूरा का पूरा साउथ चाइना अपने अंडर में ले लिया, और उसने रियलाइज करा जो किसान लोग हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं और उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तो इसने प्रोटेक्शन दी। फिर गजन खान है, ईरान का रूलर, 1304 की बात है, उसने ऑर्डर किया सारे जनरल्स को कि भाई किसानों को कोई नहीं लूटेगा, किसान लूटने नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप लूटोगे हो सकता है क्विक आपको वेल्थ मिल जाए, पर आप लॉन्ग टर्म तक कैसे खाओगे पियोगे? अभी तो चलो आप चुरा लोगे, उनका सामान छीन लोगे, उनको मार दोगे, पर अगर किसान नहीं होंगे तो आगे प्रोडक्शन करेगा कौन? तो 13th सेंचुरी के लेट तक आते आते मंगोल्स लोग डिस्ट्रॉयर ना रहकर प्रोटेक्टर बन गए। ठीक है, अभी एक और कॉन्ट्राडिक्शन देखो आप मंगोल रूल में। नोमैडिक लोग तो ये मानते हैं कि भाई घोड़े और चर जो जो अपना पैस्चर होता है, इधर उधर जाना, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, इन पे ये ज़्यादा लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेडेंट्री जो एम्पायर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि भाई एक जगह जो टिके हुए हैं ना, जो इधर उधर नहीं जाते, उनको चाहिए कि भाई फार्मिंग भी हो, शहर भी हो, ट्रेड भी हो। तो मंगोल्स लोगों ने क्या करा, इस चीज़ को अडेप्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई देखो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, सिर्फ प्लंडर यानी कि ऐसे चोरी चकारी अटैक करने से काम नहीं चलने वाला। अगर काम चलाना है तो अपने को एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले वो लोग डरा के, मार पीट करके, डिस्ट्रक्शन करके अपना नाम करना चाहते थे, पर उसके बाद में स्टेबिलिटी की तरफ, ट्रेड की तरफ और फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने की तरफ इन्होंने अपना रुख किया। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवाइजर्स, तो मंगोल्स लोगों ने क्या करा, अब इन्होंने नए नए जो ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको भी रिक्रूट करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज सेक्रेटरीज को ईरान में, पर्शियंस को चाइना में, इधर उधर इन्होंने सेक्रेटरीज वगैरह को रिक्रूट करके लगाया, और ताकि गवर्नेंस और अच्छी हो पाए, और ठीक है नोमैडिक रूल जो है थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो, अच्छा हो। शिफ्ट टू सेडेंट्री रूल, पहले इनका रूल कैसा था, इधर उधर घूमने फिरने वाला, अब ये लोग थोड़ा सेडेंट्री की तरफ चले गए, यानी कि सेटल होके रहना है। ठीक है, सो इन न्यू सेटल्ड लैंड, जैसे चाइना और ईरान सेटल्ड एरिया है, प्रेशर इतना आया कि भाई फार्मिंग का जो जीवन है वो बहुत अच्छा है, उसको आप सपोर्ट करो, तो इन्होंने उसको सपोर्ट करा। मिड 13th सेंचुरी तक आते आते जो वो कॉमन फैमिली रूल था वो खत्म हो गया, और अब क्या है, हर लिनिएज अपना पहले क्या था, कॉमन फैमिली रूल, सबका एक ग्रेट खान है और वही जो करेगा वो मानेंगे, पर ये चेंज हो गया, अब हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, अपनी जमीन बचा रहा है, ये चीज शुरू हो गई थी। तो तोलुइद वाले जो लोग हैं वो बहुत पावरफुल हो गए। ठीक है, रूल्ड युआन डायनेस्टी इन चाइना एंड इलखनिड डायनेस्टी इन ईरान, ये इतनी पावर इनके पास आ गई कि ये इनको भी हरा रहे हैं। जोची के जो आगे बच्चे वगैरह हुए वो रशिया वगैरह को अपना संभाल रहे हैं। चगताई के जो बच्चे हुए वो सेंट्रल एशिया को संभाल रहे हैं, तुर्किस्तान वगैरह को।
तो आपको मैं बताऊं, ये जो नोमैडिक वाला था ना, नोमैडिक ट्रेडिशन लास्टेड लॉन्गर इन स्टेपी बेस स्टेट्स। ये नोमैडिक वाला ट्रेडिशन एकदम से खत्म नहीं हुआ। जो स्टेपी वाले एरियाज थे वो ट्रेडिशन वहां पे रहा, एकदम से गायब नहीं होता कोई भी ट्रेडिशन। अब यहाँ पे एक कहानी है बुखारा की, यासा करके टॉपिक है। तो देखो, चंगेज खान के टाइम पे 1221 में क्या हुआ था, चंगेज खान ने बुखारा को कैप्चर करा था, ठीक है, सेंट्रल एशिया में ही है। और वहां के सभी अमीर लोगों को ऐसे नीचे बिठाया और बोला तुम सब पापी हो, यू ऑल आर सिनर्स, और ऑर्डर दिया कि अपनी अपनी छुपी हुई वेल्थ मुझे दे दो, मैं तभी यहां से आपको छोड़ूंगा। और लोगों को ये इवेंट इतने सालों तक याद रहा जो आप सोच भी नहीं सकते। बाद में क्या हुआ, अब्दुल्ला खान जो चंगेज खान की फैमिली से था, बाद में आया, वो भी उसी जगह पे गया ग्राउंड में, और उसने पैसे नहीं मांगे, उसने उसी ग्राउंड में जाके प्रार्थना करी। और उसका जो राइटर है हाफिज ए तनिश, वो कहता है कि दिस टू अकॉर्डिंग टू द यासा ऑफ चंगेज खान, कि चंगेज खान ने जो रूल लिखा था यासा का कि हाँ भाई मुझे तुमसे ये चाहिए, तो इसमें ये भी अब थोड़ा चेंज हो गया कि अब पहले वो लड़ता था, अब वाला जो रूलर है वो जाके वहां पे प्रेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये मंगोल्स का एक लॉ था, यासा का मतलब होता है यसक, यानी कि लॉ या ऑर्डर। तो आप कह सकते हो मंगोल्स क्या है, ट्राइबल लोग थे, तो उनके आपस में कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ कस्टम्स भी होते थे। तो 13th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे ये रीडिफाइन किया गया इसको, भाई किसी को पकड़ के लड़ना नहीं है, पैसे नहीं छीनने, आप प्रेयर वगैरह भी करवा सकते हो उससे। तो चंगेज खान की जो इमेज है वो बहुत अलग अलग है। चाइना, ईरान और यूरोप वालों के लिए तो भाई वो बहुत बड़ा, आप मान के चलो, किलर है। उसने क्या करा है, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करा है, चंगेज खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। पर मंगोल्स के लिए चंगेज खान ग्रेटेस्ट लीडर है, और चंगेज खान ने मंगोल्स ट्राइब्स को यूनाइटेड किया है। जो ट्राइबल वॉर्स होती थी, जो सारे लोग आपस में लड़ते थे, उसको ख़त्म किया है। और चाइना का जो डोमिनेशन था उसको ख़त्म किया है। मंगोलिया में वेल्थ लाया है, वो बिल्ट द लार्जेस्ट एम्पायर, अपने टाइम का इतना बड़ा एम्पायर बना डाला उसने चाइना का। वो सब कुछ उसने, भाई ये समझ लो कि सब कुछ लूट लिया, चाइना पूरा अपने अंडर कर लिया। मंगोलिया जो पूरा मंगोल्स का एम्पायर है वो इतना बड़ा कर दिया इसने। ट्रेड रूट्स को दोबारा खुलवा दिया, सिल्क रूट वगैरह, इससे ट्रैवलर भी आने लगे, जैसे मार्को पोलो भी वहां पे आया। अब मैं आपको बताऊं, मंगोल ये जो पूरा एम्पायर है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत, मतलब इतने सारे लोग रहते हैं, और यहाँ पे एक रिलीजन नहीं है। ये मंगोल खुद रूलर्स, कोई बुद्धिस्ट था, कोई क्रिश्चियन था, कोई इस्लाम को मानता था, कोई शमनिज्म में मानता था। चंगेज खान ये नहीं मुस्लिम था, वो क्या है, खान से मुस्लिम नहीं होते। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन चलते हैं, ठीक है। जो मंगोलिया था, उन्होंने कभी किसी को फोर्स नहीं करा कि आप इस रिलीजन को मानो। तो मल्टी एथनिक रिलीजन था, मल्टी लिंगुअल रिलीजन था, मल्टी रिलीजियस आपका ये पूरा एरिया था। अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। और इससे इंस्पिरेशन मिलती है ना, बाद के जो रूलर, जैसे इंडिया में मुगल्स आए तो उन्होंने भी इस चीज को माना, हाँ भाई हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो चंगेज खान आज की डेट में, देखो मंगोलिया एक टाइम पे सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और मैं आपको बताऊं, सोवियत यूनियन आप 12th में पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्रुप था, 15 कंट्रीज से मिलकर बनता था। तो उसी में एक मंगोलिया भी था। तो आज की डेट में मंगोलिया इंडिपेंडेंट अपना एक खुद की एक कंट्री रखता है, और नेशनल हीरो माना जाता है चंगेज खान को। और उसकी याद में बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आई है तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।